वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा किया है। पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी का यह मामला है, जहां डीसीपी वेस्ट सोनम कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि रुपए के लेन देन को लेकर हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए 24 घंटे के अंदर हुई हत्या का खुलासा किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हत्या आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव को जला दिया था, जिसके बाद 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अलग कत्ल और मोबाइल को भी बरामद किया गया है। 9/1/2023 को लगभग 2 बजे एक अज्ञात डेड बॉडी नीलम कॉलेज थाना कलावली के पास मिलने की सूचना मिली, जो कि जली अवस्था में थी। इस क्रम में पुलिस द्वारा इसकी शिनाख्त कराई गई। तो व्यक्ति जो मृतक था वो लव नाम से उसकी शिनाख्त हुई। उनके पिता से संपर्क किया गया, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सुबह ये 8:30 बजे के आसपास ये अपने कॉलेज के लिए निकला था, रघुनाथ इंटर कॉलेज, जो कि कॉलेज कल बंद था। यहीं से जो है शक की शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त उनको एक फोन कॉल आया था दिन में 11 साढ़े 11 के आसपास। इसमें ये कहा गया था कि अपने आपके बेटे के खिलाफ जो फिरौती है उसमें 10 लाख रुपए की फिरौती आप लेकर 3 बजे हमारे पास आए। इस क्रम में पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो इसमें 2 अभियुक्तों को हमने आज पकड़ा है। इसमें एक है आपके राजेश पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बसेरी सिकंदर, दूसरे मोंटी उर्फ आशु पुत्र हिरेंद्र निवासी ग्राम बसेरी सिकंदर के हैं। ये मुखबिर योजना में पकड़े गए हैं। ये कार से बसेरी सिकंदर से गांव सुपारा होते हुए भरतपुर जा रहे थे। उस क्रम में इनको हमने पकड़ लिया है और इनके पास से एक चाकू, वाला कत्ल, एक कार में घटना में प्रयुक्त, एक बैग, एक शर्ट, एक पैंट, 2 मृतक की है, 2 आधार कार्ड और एक शैक्षिक प्रमाण पत्र, ये सब इनके पास से हमने बरामद किए। इनसे पूछताछ की गई है। उस क्रम में यह पता चला है कि अभियुक्त राकेश जो है ये उनका मित्र था, मृतक का मित्र था और उससे अभियुक्त राजेश ने 10,000 रुपए लिए थे कुछ महीने पहले। उसी को वापस कराने के लिए इसने बुलाया था। मृतक ने सुबह इनको फोन किया था कल और वहां पे बुलाया गया था। अपने वहां पे घटना की गई। घटना के बाद क्योंकि इन्होंने शराब भी पी रखी थी, शराब के उसमें उत्तेजना में और पहले जो पैसे लिए थे, इन दोनों के कारण घटना हुई है। और उसके बाद इसकी बॉडी को उन्होंने जला करके डिस्पोज करने की कोशिश की। फिर उस फोन से उन्होंने मृतक के पिता को कॉल किया और वहां से फिरौती की बात की ताकि डायवर्जन हो सके, ताकि पुलिस और परिवार वाले गुमराह हो जाएं और उनको लगे कि इसका अपहरण हुआ है। ये सारी बातें उन्होंने एक्सेप्ट की हैं और इन दोनों से को गिरफ्तार करके हम जेल भेजे। 9/1/2023 को हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। बता दें कि नेशनल हाईवे 34 पर हाईवे पर खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। वही चालक और कंडक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है हमीरपुर से, जहां ट्रक में अचानक अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई है। जहां पर नेशनल हाईवे 34 पर खड़े ट्रक में हाईवे पर अचानक आग लग गई। वही चालक कंडक्टर ने भागकर अपनी जान को बचाया है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा नगर निगम चुनावों की तैयारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है। बता दें कि यह बैठक महानगर अध्यक्ष भानु महाजन की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सेलू पंडित और महामंत्री मनीष साहू व कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महानगर कार्य समिति की इस बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर कई अहम फैसले लिए गए और युवाओं के कंधों पर बीजेपी को आगरा नगर निकाय चुनाव में भारी बहुमत से जीत दिलाने के मंत्र सिखाए गए। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष भाई भानु महाजन जी के नेतृत्व में कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण बैठक में आयोजन में शामिल हुए हैं और निश्चित ही कार्य समिति में भारतीय जनता पार्टी की आगामी योजनाएं, आगामी कार्यक्रम पर चर्चा हो रही है। और इस चर्चा के साथ साथ जब पार्षद के चुनाव जो आने वाले हैं, निगम के चुनाव पर हम लोग फतेह होंगे, इस बात के लिए यहाँ से मूल मंत्र लेकर यहाँ से हम लोगों को विदा किया जा रहा है। और प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर जाकर हर जगह कमल खाने के लिए दिन रात मेहनत करेगा। युवाओं की भूमिका में मैं बात करूँ तो युवा प्रत्येक बूथ पर और निश्चित ही हर युवाओं के बीच में जाकर प्रत्येक घर में जाकर वहां से वोट निकालने से लेकर और वोट डलवाने तक का पूरा काम करेगा। और युवाओं की भूमिका मैं बता दूं, मोदी और योगी जी के नेतृत्व में युवा मजबूत हुआ है, युवा सशक्त हुआ है और युवाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं, इन योजनाओं के माध्यम से युवा फलीभूत हो रहा है और आज युवा स्वरोजगार अपनाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। इसलिए मोदी योगी के नेतृत्व में निश्चित ही जो भी चुनाव हो रहा है युवा उनके साथ है और युवा उनके साथ साथ कमल खिलाने का भी काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अब बात करते हैं G20 इन्वेस्टर समिट की, जहां G20 इन्वेस्टर समिट की जो राजधानी बड़ी धूम के साथ 10 फरवरी से शुरू हो चुकी। वहीं उत्तर प्रदेश की G20 इन्वेस्टर समिट की गूंज देश विदेश में फैली हुई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में
श्री की सहभागिता हो रही है। इसी को लेकर औरैया में शहर की काली माता मंदिर रोड स्थित गोपाल वाटिका में आयोजित इन्वेस्टर समिट की सहभागिता देखने को मिली। साथ ही जिलाधिकारी पीसी श्रीवास्तव ने कहा है कि हमने जिले के उद्यमियों व इंजीनियरों के साथ जिस गति से शुरुआत की, निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारा जिला इससे कहीं अधिक गति से आगे बढ़ेगा। और ग्लोबल समिट हो रहा है, कई हजार करोड़ का निवेश आ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या नाम है आपका? पहले मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। मैं MMIT में पढ़ता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं वहाँ से। तो ये ग्लोबल समिट जो हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, जब फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो निश्चित रूप से सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी और जो भी युवा यहाँ से बाहर जाते हैं या रोजगार के साधन जिनके पास कम है, उनके पास निश्चित रूप से रोजगार के साधन बढ़ेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी का बहुत डेवलप होगा। उस क्रम में हम अपने जनपद में यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमने यहाँ के प्रमुख उद्योगपतियों को और जो कुछ लड़के बहुत सफल हैं उनको बुलाया है। ITI और पॉलिटेक्निक के बच्चों को बुलाया है ताकि एक आपस में शेयर कर सके एक अनुभव को, और ये गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है ये उनको बताने की कोशिश की है। उनके इन्वेस्टमेंट में अगर कोई बाधा आ रही है तो वो कृपया मुझे शेयर करें, ये बताने की कोशिश की है। तो हम लोगों ने एक गैदरिंग की है और ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम है। और ग्लोबल समिट हो रहा है, राजगढ़ जिले के जीरापुर में कमिश्नर भोपाल संभाग माल सिंह बैजिया ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं OPG में अव्यवस्थित पंजीयन व्यवस्था को व्यवस्थित करने हेतु टोकन व्यवस्था लागू करने, कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाने, मरीजों के बैठने की व्यवस्था करने और सिविल अस्पताल के अंदर परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के BMO को निर्देश दिए। इसके साथ ही कमिश्नर के भ्रमण के दौरान कलेक्टर हर्ष दीक्षित, BMO डॉक्टर मनोज गुप्ता भी साथ में नजर आए। कमिश्नर बैजिया ने सिविल अस्पताल में OPG, मेडिसिन वार्ड, सर्जरी वार्ड, प्रसूति वार्ड, एक्सरे कक्ष, नवजात शिशु कक्ष और बाल शक्ति योजनाओं के तहत संचालित NRC कार्यक्रम का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले ऐसे मरीज जिनके दीनदयाल अंत्योदय उपचार कार्ड बने हुए, उन्हें अस्पताल से ही दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए चिकित्सकों को बाजार से दवाएं न लिखने की हिदायत दी है। महोबा की चरकारी से एक अच्छी खबर सामने आई, जहां CHC में लिम्फोएटिक फाइलेरिया अभियान की शुरुआत की गई। जहां भाजपा जिलाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने फाइलेरिया रोग से बचाव की निःशुल्क दवा वितरण कराने की शुरुआत की। इस पर विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार अपने नागरिकों की जीवन रक्षा के प्रति सचेत है। हर रोग से बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार पटेल ने बताया कि 10 फरवरी से 27 फरवरी तक फाइलेरिया की खुराक खिलाई जाएगी। कस्बा में 14 ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में स्वास्थ्य टीम फाइलेरिया की खुराक खिलाने के लिए लगाई गई है। कानपुर देहात से एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ की बात आई। बता दें कि जिस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर को गोली भी लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पकड़े गए गौ तस्करों के पास से अवैध असलाह को भी बरामद किया गया है। वहीं मूसनगर थाना क्षेत्र के चतुरीपुरवा गांव के पास बीड़ जंगल की पूरी घटना बताई जा रही है। देखिए, हमारे थाना मूसानगर क्षेत्र अंतर्गत छतरीपुरवा गांव के ये जो बीहड़ जंगल में गोकशी होने का और गायों का कटान होने का लगातार हमें कहीं ना कहीं से सूचना मिल रही थी। उसी के आधार पर हमने एक मजबूत सूचना तंत्र बनाया और खास मुखबिर की सूचना पर आज मूसानगर की टीम जब मौके पर पहुंची तो हमारे ऊपर फायरिंग की गई थी। उसी के रिटालिएशन में जब फायरिंग हुआ तो एक बदमाश, उनका नाम है मुदस्सर उर्फ चुनिया, वो घायल हुआ है और 2 अन्य व्यक्ति, उनका नाम है शफी और साहिबा आलम, दोनों मौके पर गिरफ्तार हो गए। और इनके मौके से जो गाय के काटने के लिए जो ये सामग्री उपयोग करते हैं वो सब हमने बरामद कर लिया। उसके अलावा 2 क्विंटल मीट भी यहाँ पे बरामद हो गई है। उसके अलावा
अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 लोग जावेद उर्फ समीम भागे हैं। उनके लिए भी टीम लगी हुई है और जो भी विषय सामने आएंगे आपको विदित किया जाएगा और बाकी जो यहाँ पे जो घायल है उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाकर उनके उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। देखिए हमारे मथुरा के गोवर्धन से एक अलबेली वारदात घटित हो गई है। बता दें कि गोवर्धन के अन्य ओर से बकरी का मेमना चोरी हो गया, जिसके बाद सब्जी मंडी में पल्लेदार के पास मेमने का सुराग मिला। वहीं जब मेमने का मालिक अपना मेमना लेने मंडी पहुंचा तो मंडी में पल्लेदार ने धारदार हथियार से मामले का सुराग देने वाले युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक के साथ मेमने का मालिक थाने पहुंचा। वहीं पुलिस ने उपचार के लिए घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। हमें क्या बताया जो मथुरा के गोवर्धन स्थित कस्बा के 100 अड्डे के समीप बैंक ऑफ बड़ौदा गोवर्धन शाखा में नकाबपोश बदमाशों ने बीती रात शहर तोड़कर चोरी का प्रयास किया, जिसमें एक बदमाश बैंक के अंदर टॉर्च जलाकर कैश काउंटर और फील्ड ऑफिसर के कैंपस में कागजात खंगालता सीसीटीवी में कैद हुआ। बता दें बैंक कर्मी बैंक शाखा पहुंचे तो शटर और ताले टूटे देख हैरत में पड़ गए, जिसके बाद घटना की सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया। रात्रि में बांसुरी व्यंजन होटल के पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा की किराए की बिल्डिंग है, जिसमें आवासित है बैंक। ताला बंद था। रात्रि में अज्ञात लोगों ने उसका सटर तोड़कर कैश चुराने की कोशिश की। गश्त के दौरान पुलिस को देख के लोग भाग गए। जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई धन हानि नहीं है। आगे की कार्रवाई और एसपीआरएस साहब और मथुरा के थाना कोसीकला पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब अंतर्राज्यीय वाहन चोर वाहन चोरी की फिराक में थे। कोसीकला पुलिस ने 4 वाहन चोरों से चोरी की 14 मोटरसाइकिलें बरामद की। आपको बता दें कि ये बदमाश राजस्थान और हरियाणा में वाहनों को सस्ते दामों पर बेचा करते थे। ज्यादातर यह लोग यूपी में वाहनों की चोरी क्या करते थे। इनके पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने वाला औजार भी बरामद किया है। और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि सीओ छाता गौरव त्रिपाठी के नेतृत्व में कोसीकला पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। इन चारों चोरों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। और एसपीआरएस साहब और सीओ छाता साहब के क्लोज सुपरविजन एवं व्यक्तिगत मॉनिटरिंग के अंतर्गत थाना कोसी की पुलिस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा है। और ये एक अंतरराज्यीय गैंग है, जिसमें एक अभियुक्त जनपद आगरा का, एक अभियुक्त जनपद अलीगढ़ का, एक मथुरा का और एक पलवल हरियाणा का रहने वाला है। इनकी निशानदेही पे कुल 14 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ लॉक तोड़ने के लिए जो चाबी इस्तेमाल की जाती थी वो बरामद की गई है। इनसे कुछ अहम सुराग मिले हैं। इनके गिरोह में अन्य सदस्य भी हैं जिन पे हमारी पुलिस टीम काम कर रही है और पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और वाहनों की बरामदगी पुलिस टीम सुनिश्चित करेगी। ये जैसा मैंने बताया अंतरराज्यीय गैंग है। ये विभिन्न जनपदों से चोरी करके मोस्टली ये वाहनों को दूसरे स्टेट राजस्थान और हरियाणा में डिस्पोज करते थे। और जैसा मैंने बताया इस चेन में कई अहम सुराग मिले हैं जिसपे हमारी टीम काम कर रही है। आगे और सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। और एसपीआरएस साहब और सीओ मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के जमीनी विवाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि ईदगाह के अमीनी सर्वे कराए जाने का आदेश कराने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के बाद पर यह सुनवाई की गई। कोर्ट में विष्णु गुप्ता ने नया प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया, जिसमें अमीनी सर्वे के आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई। वहीं कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनकर 28 फरवरी की अगली तारीख लगाई गई। आज हमने कोर्ट में एक नया प्रार्थना पत्र जज साहब के समक्ष दाखिल किया है, जिसमें हमने 8 दिसंबर 2022 का जो आमीन सर्वे का जो आदेश था उसके अनुपालन के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। आज हमारे प्रार्थना पत्र पे सीनियर डिवीजन सेकंड में हमारी सुनवाई हुई।
माननीय जज साहब ने हमारा प्रार्थना पत्र सुना और उसी समय मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा है। तो अब जज साहब ने 28 फरवरी को डेट फिक्स की है। अब हमारे जो रीट जारी करने का जो हमारा आवेदन था, जो प्रार्थना पत्र था, उस पर सुनवाई 28 की होगी और मुस्लिम पक्ष पे जो आपत्ति की बात कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति देगा। आज वाद संख्या 839/2022 में सुनवाई की तिथि थी। क्योंकि सिविल जज तृतीय के यहाँ विचाराधीन था और वह कोर्ट अवरिक्त हो गई है, इसलिए आज जो प्रभारी सिविल जज हैं, सिविल जज होती है, उनके यहाँ पत्रावली पेश हुई और वादी पक्ष की ओर से आज जो प्रथम आदेश था कोर्ट का, जो स्वाभाविक आदेश है, अमीन आख्या आने के लिए जो विवादित स्थल है वहाँ की अमीन आख्या आनी थी, उसका आदेश का अनुपालन आज तक नहीं हो पाया है। उस न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराया जाए और अमीन आख्या मंगाई जाए। एक मामले में सुनवाई होनी थी और सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय, चूँकि अब कोर्ट खाली है, तो कुछ बदलाव हुए थे, इसलिए वहाँ कोई सुनवाई की गुंजाइश नहीं थी। वादी पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र लगाया अनर्गल रूप से मुकदमों को टालने के रस्ते हिसाब पहले हमने पैरवी करना रह गया था, वो उसके लिए आदेश जारी कर दी जाए। लेकिन चूंकि 25 जनवरी को हमारे द्वारा 711 CPC के तहत प्रार्थना पत्र लगाए गए थे और भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे और माननीय न्यायालय द्वारा उन प्रार्थना पत्रों को रिकॉर्ड पर लिया गया और ये उसमें ऑर्डर शीट में उल्लेख भी किया गया कि सर्वप्रथम 711 CPC पर इसमें बहस। आज हमने कोर्ट में वह रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।